अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एनेस्थीसिया के हवाले से बात करेंगे। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की पाकिस्तान में शदीद कमी है। तकरीबन 22 करोड़ आवाम के लिए तकरीबन बताया जा रहा है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 हज़ार के करीब जो है वो एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर उनको कहा जाता है कि जो किसी भी मरीज़ को बेहोश करते हैं और बेहोशी के बाद उस मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में शदीद कमी है, खासतौर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में, सर्विसेज जनाज, सर गंगाराम, म्यू अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स, सीनियर स्टाफ की सीटें खाली पड़ी हैं। और यही वजह है कि एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की कमी होने वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आज एनेस्थीसिया के शोबे पर बात करेंगे। इस हवाले से आइए चलते हैं प्रोफेसर नाइला असद, जो रिटायर्ड प्रोफेसर एनेस्थीसिया की, उनसे बात करते हैं। उनसे तमाम मामलों पर बात करेंगे। उनसे पूछेंगे क्यों लोग इस वक्त, जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं, वो उनका रुझान नहीं है कि वो एनेस्थीसिया की तरफ क्यों नहीं आते, क्या वजह है कि क्यों कमी है। तमाम मामलों पर बात करेंगे। आइए चलते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कमी है। ये डॉक्टर्स की कमी क्यों है और इसके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका हम जवाब लेंगे। और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नाइला असद मौजूद है, जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है और एनेस्थीसिया की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आपका जो शोबा है बड़ा अहम शोबा है। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया डॉक्टर की मौजूदगी के बगैर आप किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं कर सकते। जब तक एनेस्थीसिया डॉक्टर मौजूद नहीं होगा आप उसकी किसी भी मरीज की सर्जरी नहीं कर सकते। क्योंकि आम लफ्जों में अभी लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि एनेस्थीसिया डॉक्टर्स क्या होते हैं। तो आज हमें बताइएगा एनेस्थीसिया है क्या। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मियां साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आके इस फोरम पे आपके साथ बैठ के अवाम को एनेस्थीसिया के बारे में बता सकूँ। बेसिकली ये जो एनेस्थीसिया का शोबा है ना, इसमें एनेस्थीसिया क्या है, जैसे आपने अभी कहा कि ये बेहोश करते हैं। हमारे बगैर कोई भी हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं हो सकती, किसी किस्म की भी सर्जरी नहीं हो सकती। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो शख्स है, किसी को चोट लगती है या कोई ऑपरेशन कराने आता है, पित्ते का ऑपरेशन देख लें, अपेंडिक्स हो गया, किसी भी किस्म का ऑपरेशन, हर किस्म की सर्जरी आप बेहोश करके, वो मेजर सर्जरी हो या माइनर सर्जरी हो, हाँ वो मेजर हो माइनर। क्योंकि मकसद क्या है एनेस्थीसिया का? मकसद ये है कि पेशेंट जो है, मरीज को दर्द से बचाना, मरीज को जो उसके ऊपर जो सर्जरी हो रही है उसका पता ना चलना। तो उससे क्या होता है, जब तक हम उसको बेहोश नहीं करेंगे, उसके दिमाग को नहीं सुलाएंगे, तो उसके बगैर वो नहीं सर्जरी। आप को एक कट लग जाता है, आप देखें छुरी से कितनी दर्द तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, कितनी शदीद दर्द होती है। तो जब उसको कोई सिएगा तो आप सोचे ना कितनी दर्द होगी। तो और कई लोग तो ऐसे कि वो तो देखते ही खून का एक कतरा देख के बेहोश हो जाते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए महकमा बेहोशी का होना बहुत लाजमी है। इसके बगैर अगर आप इसमें, फिर उसके बाद हमारी वैरायटीज आ जाती हैं। तो इसमें क्या कि पूरी बेहोशी देनी है, या हमने उसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थीसिया यानी कि मुकम्मल बेहोश कर दिया, मरीज को किसी भी चीज का पता ना चला और उसके बाद वो होश से वापस आया। जब उसकी सर्जरी खत्म हुई वो होश में वापस आया और उसको हमने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और उसके साथ साथ उसकी दर्द को भी हमने रिलीफ किया, यानी कि पेन रिलीफ जिसको हम कहते हैं, हमने उसको भी मैनेज किया। यानी कि उसको उस इंसियन की, उस ऑपरेशन की जो कट लगा उसकी भी दर्द भी महसूस ना हो। बिल्कुल, ये मुकम्मल बेहोशी हुई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें हमारी वैरायटी स्पाइनल है, एपिड्यूरल है, कॉर्डल है। उसमें स्पाइनल में जो हम कमर, इन सब में, इन तीनों में हम कमर में टीका लगा, जो जनरल एनेस्थीसिया है जी। नहीं, नॉट द जनरल, रीजनल की बात। रीजनल जनरल में तो मुकम्मल बेहोश किया ना, ठीक है। जो रीजनल में हम क्या करते हैं, हम कमर में टीका लगाते हैं, मरीज जाग रहा होता है और जिस धड़ की, जिस जगह की सर्जरी होती है वो सुन्न हो जाती है। जैसे लोअर लिम्ब। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गायनी के केसेस भी जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में, उसमें वो शायद रीजनल एनेस्थीसिया ही देते हैं और वो जो मरीजा होती है वो मुकम्मल बेहोश नहीं होती। नहीं, वो मुकम्मल बेहोश नहीं होती। उसका हम जहाँ पे ऑपरेट करना होता है उस एरिया को हम कमर में टीका लगा के सुन्न कर देते हैं और उसका फायदा होता है।
उसके बहुत से फवायद हैं गायनी के लिए, खास तौर पे जो इसमें जैसे सिजेरियन सेक्शन होते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो पेशेंट जो है जाग रहा होता है, ठीक है, उसका एक एरिया सुन हो गया, बच्चा पैदा हुआ, साथ ही माँ बच्चे को एक बॉन्डिंग हो जाती है कि वो देख लेती है मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं इनमें जो है ना ये नाली डालना मुश्किल होती है, सांस की नाली डालना, क्योंकि उनका वजन बड़ा होता है उनके, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को बेहतर मैनेज करने के लिए कि वो हर उस कॉम्प्लिकेशन से बच सके, हम उसको इस रीजनल देते हैं। डॉक्टर साहब ये इंतहाई मुश्किल काम है, आपको स्ट्रेस नहीं होता? आप देखिए कोई भी पेशेंट अगर आप उसको बेहोशी की मेडिसिन देती हैं, खुदा ना खास्ता पेशेंट जब आप बेहोश होता है, रिकवर नहीं होता या कोई पेचीदगी हो जाती है कुछ, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में भी इस तरह के लोग आते हैं, तो किस तरह आप मेडिकल फिटनेस देखनी होती है, उसके बाद आप एनेस्थीसिया देती हैं या किस तरह ये सारा? ये बिल्कुल, ये एक पूरा प्रोसेस है बेहोशी का। जब भी कोई भी मरीज हमारे पास आए, ख्वाह वो इमरजेंसी का हो या वो लिस्ट के ऊपर है, इलेक्टिव लिस्ट पे है, हम उसको कहते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, यानी कि बेहोशी से पहले हम एक दिन पहले करते हैं, उसको जाके देखते हैं मुकम्मल। अगर इमरजेंसी में आता है तो हम उसी वक्त उसको मुकम्मल देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपको पहले कोई प्रॉब्लम थी, आपने पहले कभी ऑपरेट करवाया, आप किस लिए यहाँ आए हैं, आपको ये तकलीफ कब से थी। उसके बाद हम उसको पूरी तरह एग्जामिन करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस जो चाहिए होती हैं करवाते हैं। अगर कोई जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, हमें उसको देखना पड़ेगा कि उसने ब्लड प्रेशर उसको कब से था, उसके प्रॉब्लम्स ब्लड प्रेशर की वजह से उसके दिल पे असर है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस पेचीदगियों के साथ फिर हम मरीज को इत्तला करते हैं बिल्कुल कि ये आपकी पेचीदगियां हैं, आप इमरजेंसी में आपकी, फिर आपका बकायदा एक परफॉर्मा होता है, आप सिग्नेचर बिल्कुल, हमारे पास हेल्थ केयर कमीशन ने जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसके मुताबिक हम उसको साइन करते हैं। डॉक्टर साहब बड़े बड़े ऑपरेशन, जिस तरह कार्डियक का पेशेंट है उसका जो है वो हार्ट बाज़ दफ़ा निकाल लिया जाता है या शायद कोई और नया तरीका आ गया, तो ज़ाहिर है ये इतना बड़ा केस होता है, लेकिन लोग ये करते हैं कि वो देखते हैं कि कार्डियक सर्जन कौन अच्छा है, या फिर जो है वो मुख्तलिफ सर्जन, जनरल सर्जरी की बात करें तो उसमें फिर देखते हैं कि जनरल सर्जन कौन अच्छा है, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उससे चेकअप करवाते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उनको तजस्सुस होता है कि कोई अच्छा डॉक्टर उनको मिले। तो लेकिन जो एनेस्थीसिया जो देता है उसका कोई शायद पब्लिक को इतना नहीं पता कि एनेस्थीसिया डॉक्टर का कितना रोल है। मेन किरदार तो उसका है, उस डॉक्टर ने ही जो है वो प्रॉपर एक बेस लाइन बना देनी है जनरल सर्जन के लिए या किसी भी सर्जरी के डॉक्टर के लिए कि वो सर्जरी शुरू कर रहे, या जो गायनी के जो पेशेंट होते हैं, गायनी के लिए जो डिलीवरी होती है उसमें भी सी सेक्शन के लिए वो एनेस्थीसिया देना होता है। तो मेन किरदार तो आपका, लेकिन लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट सर्जन कौन है, अच्छा जनरल सर्जन कौन है, और उसके अलावा दीगर लोगों को देखते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया का नहीं दो लोग देखते हैं कि अच्छा एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट कौन है, उससे एनेस्थीसिया की मेडिसिन दी जाए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोगों को इस चीज़ का, इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो मैं इस हवाले से, इस फोरम के हवाले से ये आगाही देना चाहूँ लोगों को कि अगर वो जब भी किसी ऑपरेशन के लिए जाए तो ये ज़रूर पूछे कि जी मुझे बेहोशी वाले से मिलवाएं, इसलिए कि बेहोशी वाले ने उनको बहुत सी बातें बतानी है, उनसे पूछनी होती हैं, और उसके बगैर और वो हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और वो पूछे कि अच्छा एनेस्थीसिया वाला कौन सा है, जी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसको बताना चाहता। अब हमारे फोरम पे आके अब आजकल हम ये बहुत अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं कि जी एनेस्थीसिया वाले होते हैं, इनका होना लाजमी है, इनके बगैर हम नहीं चल सकते। और एक और हवाले से भी एनेस्थीसिया वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पेन क्लिनिक के वाले, क्योंकि दर्द के हवाले से भी हमें जैसे लेबर एनाल्जेसिया, पेन फ्री भी आपने करना है, पेन फ्री भी तो हमने करना है ना। लेबर दर्द में जो मरीज आते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं, अब ये लेबर एनाल्जेसिया भी शुरू होता है कि हम उनको डिलीवरी के लिए पेन फ्री कर दें। वो एनेस्थीसिया वाले का काम है, गायनी वाली नहीं करेगी, उनकी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं कर सकती, वो एनेस्थीसिया वाला कर सकता है। तो लोगों को मैं ये इस फोरम से आगाही देना चाहूंगी कि वो जरूर जाके पूछें कि मुझे पेन फ्री करें,
मुझे दर्द से निजात दिलाएं। ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जब हम लेके जाते हैं, हम वार्ड में, अपने वार्ड में पाकू में भेजते हैं, वहां पे हम पेन फ्री करते हैं मरीज को। 3-4 घंटे जब वो पेन फ्री हो जाता है तो हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सो ये लोगों को जरूर पूछना चाहिए, बिल्कुल पता करना एक चाहिए। ये भी तअस्सुर है, मैं आपको एक सोसाइटी का तअस्सुर बताना चाहता हूँ। आप तो माशाल्लाह खैर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं एनेस्थीसिया की। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्या वजह है कि एनेस्थीसिया डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही नहीं समझा जाता? क्या वजह क्या है? हालांकि आपने भी MBBS किया, आपने भी FCPS किया, आपने भी MDMS किया, आपने भी कोई अगर इसका कोई डिप्लोमा है वो किया, आपने उतनी ही तालीम हासिल की जितनी एक मेडिसिन का डॉक्टर करता है, एक जनरल सर्जरी का डॉक्टर करता है, या एक नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, या एक यूरोलॉजिस्ट करता है। तो वजह क्या है? आपको ये सोसाइटी में तअस्सुर क्यों है? तअस्सुर ये दिया जाता है कि शायद आप डॉक्टर नहीं हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात। असल में वजह ये है कि हालांकि सबसे ज्यादा रोल आपका है। कोई सर्जरी होनी, सबसे पहले आपने जो है वो उस मरीज को उसकी एक जो है वो लाइन बनानी है, उसको आपने तैयार करके देना है। या फिर जिस तरह आपने बताया कि पेन रिलीफ इतना होता है कि मरीज बेचारा रो रहा होता है, तो सबसे पहले पेन रिलीफ शायद एक एनेस्थीसिया डॉक्टर ने जो है करना होता है। असल में वजह ये है कि हम फ्रंट फुट पे खेलते नहीं। क्योंकि मरीज ने सबसे पहले जाना, जैसे पेट में दर्द हुआ मेडिसिन वाले के पास जाएगा, सर्जन के पास जाएगा, कट लगा, हड्डी टूटी, सर्जन के पास जाएगा। हम फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं बैक फुट पे, कि जब सर्जन के पास जाएगा, सर्जन ने पेशेंट लाया तो फिर हम सामने आते हैं। लेकिन अब पेन रिलीफ की वजह से, ICU की वजह से, ये 2 शोबे और भी हमारे ऐड हो गए कि हम अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं। और अब इंशाल्लाह लोग हमें कुछ अब बेहतरी भी आ गई। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी हमने काफी आपकी वसातत से काफी, कोरोना में मैं आपको बताऊं, कोरोना में सबसे ज्यादा किरदार अगर मैंने देखा है कि ICU के अंदर आपने तमाम मरीजों को ट्रीट किया। आप क्योंकि ICU के जो जितने भी एनेस्थीसिया के प्रोफेसर होते हैं, वो जिस भी अस्पताल वो हेड कर रहे होते हैं ICU। तो ICU तो एक अहम है, वेंटिलेटर भी आपने देना या देखना है सारा कुछ। तो इसको आप किस नजर में देखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम सामने आ रहे हैं क्योंकि कोरोना में ये हमारे सर्विसेज में थी, तो हमने कोविड ICU बनाया, 32 बेडेड ICU। हमारा सर्जिकल ICU भी कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम ही अब आगे काम कर रहे थे। मेरे बच्चों ने कोविड ICU में काम किया, मेरे PG स्टूडेंट्स ने काम किया, बहुत आगे होकर काम किया। मैं खुद रोज राउंड करती थी अपने सर्जिकल ICU का, और उधर कोविड ICU में देखते थे मरीज थे हमारे। हम तो अब यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि हमारे अब इस ICU की वजह से पेन फ्री करने के लिए, क्योंकि लोगों में अब कुछ आगाही भी हो गई है, तो अब आके हम कुछ अपने बारे में बता रहे हैं और उनको पता चल रहा है। जिस तरह आपने YouTube भी एक शुरू किया लोगों को गवाही देने के लिए, मैं इस पे एंड पे बात करूंगा। साथ में ये भी पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कमी क्यों है? अभी आज भी हमें एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं मिलते, हमारे बहुत सारे अस्पतालों में सीटें खाली है। इस पे ऊपर मैं मजीद आपसे बात करना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एनेस्थीसिया के हवाले से दोबारा आपसे इन डॉक्टर साहब से बात करेंगे और मजीद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शदीद कमी है और इस हवाले से हम खबरें भी चलाते रहते हैं। तकरीबन हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तान में मौजूद है, 3000 से या 4000 होंगे। मैं एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन पाकिस्तान की जो आबादी है वो आपके सामने है कि 22 करोड़ से भी ज़ायद आबादी है। तो इतने कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और आज भी हमारी पेरिफेरी में डॉक्टर्स नहीं मिलते एनेस्थीसिया के। इवन मैं यहाँ पर बता दूँ कि लाहौर के बड़े जो टीचिंग अस्पताल है, जिसमें सर्विसेज अस्पताल है, सर गंगा राम अस्पताल है, म्यू अस्पताल, उसके अलावा लाहौर जनरल अस्पताल, यहाँ पर जो प्रोफेसर की सीटें खाली पड़ी हैं और इन सीटों को कैसे फिल करना है, हमने ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स कैसे पैदा करने हैं, क्या वजह है कि लोग जो हमारे यंग लोग हैं, यंग डॉक्टर्स इस शोबे में क्यों नहीं आना चाहते? प्रोफेसर से बात करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि वजह क्या है कि शदीद कमी है? जिस तरह अभी जो है वो आपके सर्विसेज में भी आपकी भी सीट खाली है, उसके साथ जो है वो सर गंगा राम में भी कुछ सीटें खाली हैं, म्यू अस्पताल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीटें खाली हैं, इवन प्रोफेसर की सीटें खाली हैं, एसोसिएट की भी होंगी, सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें भी खाली हैं। तो बताइए कि वजह क्या है? क्या रुझान कम है? यंग डॉक्टर्स जो अभी इस शोबे में क्यों नहीं आना चाहते? असल में
बेसिकली वो बात जो आप पहले कह रहे थे कि जी फ्रंट फुट पे हम नहीं खेल रहे होते ना, तो इस एक तो वजह मैं समझती हूँ ये है। दूसरी के लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। बेसिकली स्टूडेंट से आपने शुरू करना है ना, जब फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसको जब तक हम नहीं बताएंगे, और हमारे यहाँ यही होता था, स्टूडेंट को सामने क्या नजर आता था, सर्जन नजर आता था, मेडिसिन आता था, पीडियाट्रिशियन नजर आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनकी रोटेशंस ही नहीं होती थी हमारे पास जब तक रोटेशंस नहीं होंगी बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे फाइनल ईयर में, क्योंकि आपकी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की हम रोटेशंस कराते हैं ना 3-3। लेकिन डॉक्टर साहब जब से CIP आई है तो इसमें तो जो है वो स्टूडेंट का जो खुद की चॉइस है वो खत्म कर दी गई है। नहीं, मैं फाइनल ईयर से ले रही हूँ। फाइनल ईयर से ले रही हूँ, अभी CIP तो बाद में आता है। यानी कि जब एक डॉक्टर ने MBBS करेगा, एडमिशन होना शुरू हो गया, तो वहां पर जो है वो अपना दिमाग बना लेता है कि वो उसने कहाँ पे जाना है, वो हाउस जॉब करता है, और उसके वो उस वक्त मेंटली वो तो फिर सोसाइटी से सीखता होगा ना। एक बच्चा जब आ गया MBBS फर्स्ट ईयर में, फिर वो सेकंड में चला गया, थर्ड में, तो जाहिर है वो फील्ड में फिरता होगा, लोगों से पूछता भी होगा, तो क्या फिर वहां पे लोग उनको माइंड बना देते हैं कि आप इसमें नहीं, इसमें आए? वो लोग नहीं बताते, वो खुद से माइंड, जब आप देखें, वही मैं आपको बता रही थी, फाइनल ईयर में रोटेशंस, थर्ड फोर्थ ईयर में रोटेशंस होती हैं। एनेस्थीसिया में उन बच्चों की रोटेशंस नहीं होती, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है हमारा, इनका इम्तहान वो पेपर में नहीं आता एनेस्थीसिया। तो जब बच्चे को अब आके हमने ये कोशिश की है कि हमारे पास रोटेशंस करें, ताकि उन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एक्सपोजर हो। बिल्कुल, जब एक्सपोजर होगा इससे पहले रोटेशन MBBS डॉक्टर की शामिल ही नहीं थी एनेस्थीसिया में नहीं थी। ठीक है, तो फिर हम लेक्चर्स देते थे, वो भी लेक्चर्स भी कहाँ पे, किंग एडवर्ड में मैंने दिए थे लेक्चर्स, लेकिन बच्चे सुनते नहीं थे, क्योंकि हमने पेपर में तो उनको आना ही नहीं होता था एनेस्थीसिया, वो सुनते नहीं थे, भाग जाते थे। तो वो इंटरेक्शन तब होती है जब आप थोड़ी रोटेशंस करवाएं, लेक्चर्स करवाएं, पेपर में एक आध आप सवाल दें एनेस्थीसिया का, तो बच्चा फिर उसको समझ आएगी ना कि ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी फील्ड है, जिसमें जाके आप बहुत ऊपर चलेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आज तक मैंने कोई एनेस्थीसिया का प्रोफेसर किसी जगह पे VC या प्रिंसिपल नहीं देखा। हाँ। ये शायद उसमें आता है कि सीनियरिटी में आता है, या ये तो सीनियरिटी है ना, ये तो VC है और प्रोफेसर प्रिंसिपल तो सीनियरिटी से बनते हैं। ये बताइएगा कि क्या एक एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है, वो ज़ाहिर जो एक फाइनेंशियल इशू है हमारी सोसाइटी में, वो अगर वो भी तो रिक्वायरमेंट है ना, जो प्रैक्टिस आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में उतना कमा लेता है दूसरे डॉक्टरों की तरह, जिस तरह मेडिसिन की प्रैक्टिस है? एक जो जनरल सर्जन है वो ऑपरेशन करने के कितने पैसे लेता है? ये भी एक बेसिक हमारी शोबे का बैकग्राउंड है कि जिस वजह से लोग नहीं आते, कि फाइनेंशियली आप, एक पेशेंट इंटरेक्शन कम होती है, दूसरा आपको पे इतनी, मतलब फाइनेंस, जाहिर बात है सर्जन की हमारी जो फीस होती है 1/3 होती है सर्जन फीस। बिल्कुल, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इसमें मैंने जो मुझे यहाँ तक याद है कि हुकूमत की जानब से शायद एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स को जो है वो कुछ मराहत ज्यादा दी जाती हैं, कुछ अलाउंस दिए जाते हैं। जी, ये प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा थी हमारी प्रेसिडेंट PS है, वो अब चेयरपर्सन है, और मैं भी उस वक्त उनके साथ सेक्रेटरी थी, काम कर रही थी। परवेज इलाही साहब ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, ये उनसे हमने डिमांड, उस वक्त बहुत शदीद कमी थी, अब तो कमी बहुत कम हो गई, अब तो बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने ये एनेस्थीसिया अलाउंस उन्होंने एक एज एन इंसेंटिव दिलवाया था, जो कि ग्रेड वाइज था, 10, 15, 20 इस तरह था। तो वो ग्रेड वाइज जो अलाउंस है, और वाकई उससे हमें बहुत फर्क पड़ा था, उस वक्त लोग आना शुरू हो गए थे इसमें। और अब तो ये है कि अब जब मैं सर्विसेज मैंने छोड़ा है, मेरे पास अराउंड 60 PG स्टूडेंट्स थे, जिसमें FCPS, MS और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड MCPS के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो अब उससे देखे ना कि फर्क पड़ा। मेरे ख्याल कुछ सालों से शुरू किया है। नहीं, डिप्लोमा हमेशा से था, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, PG, ये जो है PGMI जी, ये करा रहा था। मैंने कितनी देर का डिप्लोमा है? ये 2 years का डिप्लोमा होता था, ये मैंने खुद किया था, 2002 में मैंने किया था, और इसकी ट्रेनिंग ये हमेशा से होता चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी द यूनिवर्सिटी वाज पंजाब यूनिवर्सिटी, और PGMI के हम ट्रेनिंग वहां पे करते थे। बिल्कुल। तो ये जो आप रीसेंट डिप्लोमे की बात कर रहे हैं, ये वो डिप्लोमा है जो KEMU में भी मैंने शुरू करवाया था, मरहूम
فیصل صاحب کے فیصل مسعود صاحب اس وقت BC تھے, اور سروسز میں بھی الحمدللہ میں نے ہی, ایاز صاحب نے مجھ سے, میں نے ان کو کہا کہ سر اگر وہاں ہو رہا ہے تو ہم بھی بنا دیں. یہ ان بچوں کا تو جو پیریفری میں کام کر رہے ہیں. ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ ہم نے یہ دینا ہے. بالکل. تو میں نے یاز صاحب کو کہا سر لے آتے ہیں, میں پڑھا دوں گی, کوئی وجہ نہیں. میں نے کریکولم بنایا ہوا ہے, کئی میں بھی ہم نے شروع کرایا تھا, یہاں بھی کرا دیں گے. تو ان کی وساطت سے, ان سب بڑے لوگوں کی وساطت سے, یہ وہ پیریفری کے بچے انہوں نے پیریفری سے لائے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, بٹ دے آر ان اینستھیزیا, وہ دے رہے ہیں. تو ہم ان کو پڑھا کے ایک ٹرینڈ اینستھیٹسٹ کیوں نہ بنائیں. بالکل. یہ بات, تو یہ 20 وہ اسٹوڈنٹس یہاں آئے تھے, وہاں پہ بھی میرے پاس KEMU میں بھی 20 اسٹوڈنٹس آئے تھے جن کا میں نے کریکولم بھی بنایا تھا, سارا کچھ وہ سٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہاں سروسز میں بھی چلے گا جو میں نے شروع کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے کتنے سالوں میں ہم یہ کمی جو مختلف ڈاکٹرز کی پوری کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ اویئرنس آ چکی ہے, وہ پہلے والی بات نہیں ہے. ہاں جی, بہت اگلے 5-10 سالوں میں, انشاءاللہ 5 سے 10 سالوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہ سیٹیں خالی ہیں یہ فل ہو سکتی ہیں, اور انتھیزیا ڈاکٹرز کی کمی پوری کی جا سکتی ہے. یہ فل ہو سکتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, لیکن اس میں حکومت کو تھوڑی سی مدد ہماری اس طرح کرنی چاہیے. میں خود یہ کہوں گی کہ حکومت کو تھوڑی سی پے جو اسکیل ہے نا اچھی کرنی چاہیے. بالکل. ابھی پے اسکیلز پروفیسرز کی اتنی اچھی نہیں ہیں. اینستھیزیا میں آپ نے SR کی تو کر دی ہے, سب کی کر دی, لیکن کیونکہ دیکھیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے فائنینسز تو ہر ایک کو چاہیے نا. اگر حکومت یہ پیکج ہمارا, اچھا یہ میں نے بہت پہلے بھی 5-6 سال پہلے بھی جب ہیلتھ میں ہمیں ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا تھا, I was an associate professor at that time in King Edward Medical University, تو ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ جی آپ 5 لاکھ پروفیسر کی پے کریں, انسٹیٹیوشنل پریکٹس کریں, تو میں دیکھوں گی کیوں نہیں کوئی آئے گا. لیکن اینستھیزیا ڈاکٹر کی انسٹیٹیوشنل پریکٹس کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسٹیٹیوشن میں پرائیویٹ آئیں گے آپ وہ کریں, شام کو کریں, آپ مارننگ کو گورنمنٹ سیکٹر کے لیے چھوڑ دیں, ایوننگ میں انسٹیٹیوشنل پریکٹس کریں. میرے جیسے لوگ جو پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے, MTI ایکٹ جو آ رہا ہے اس میں یہ شاید شامل ہے. یہ میں دیکھیں جی, میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کی میں نے آج تک, تو میرے جیسا تو انسٹیٹیوشنل میں کرے گا. یہاں پر تو پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, جو میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں, جو سرجری کے ڈاکٹر ہیں, جو نیفرالوجی کے ہیں, یورالوجی کے ہیں, وہ تو بہت زیادہ ان کی پریکٹس ہے. جی ہاں, سارے کرتے ہیں. یہ اگر کمپیریزن کریں آپ کے ساتھ تو پھر بہت فرق ہے آپ کا اور ان کا. کیسے آپ ینگ لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں گے؟ میں تو انسٹیٹیوشنل پریکٹس کو ضرور کہوں گی ان بچوں کو, کیونکہ وہ اسی انسٹیٹیوشن میں رہ کے ایک تو فائدہ گورنمنٹ کا بھی ہوگا کہ ان کو کام کرنے والے ملیں گے ان ہاسپٹلز میں, اور دوسری بات یہ ان بچوں کا بھی فائدہ ہوگا. ہمیں تو یہاں تک پتہ لگا ہے کہ ایک جو انستھیزیا ڈاکٹر ہے وہ ایک اسپتال میں ایک ٹائم کرتا ہے, پھر اسی دوسری جگہ پہ بھی وہ جا کر سرکاری طور پر کر رہا ہے. یہ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کے انڈر جو اسپتال ہے لاہور کے 13 سے 14 اسپتال, ان کے پاس انستھیزیا ڈاکٹرز ہی نہیں ہے. وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ایک بندہ صبح کے ٹائم سے ادھر کر رہا ہے پھر ادھر جا کر کر رہا ہے. اس طرح کوئی سسٹم چلایا جا رہا ہے. یہ تو مجھے نہیں, اس کا مجھے اس بارے میں علم نہیں کہ مطلب جو گورنمنٹ میں ہے وہ تو گورنمنٹ میں ہی کرے گا نا, وہ ایک وقت میں 2 جگہ نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ چونکہ آپ کی ایک سوسائٹی بھی ہے, اینستھیزیا سوسائٹی بھی ہے, اس کا نام جو ہے ظاہر ہے پاکستان سوسائٹی آف اینستھیزیالوجسٹ. ہاں جی. تو آپ اس کی ابھی بھی جنرل سیکرٹری ہیں؟ جی میں لاہور چیپٹر کی جنرل سیکرٹری ہوں. تو آپ کی سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ کا ظاہر ایک رول ہے, آپ اپنے شعبے کو کس طرح ایک سوسائٹی کیسے بہتر کر سکتی ہے آپ کی جو ہے؟ ہم اسی میں ہم اپنے فورم پہ, سوسائٹی کے فورم پہ اکثر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. ہم اس میں سیمینارز بھی کرتے رہتے ہیں اکثر, لیکن یہ کیونکہ یہ سال سے تو کووڈ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا کہ ہم کچھ کر نہیں سکے, کووڈ میں ہی انوالو رہے ہیں اپنے اپنے ہسپتالوں میں. اور ہم نے کوئی بھی ایسے, ہماری کانفرنس بھی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ, اس دفعہ بھی نہیں. ہاں جی, یہ وہ انٹرنیشنل تھی, سارکا کی تھی, وہ ہوئی تھی, تو اس کے بعد کووڈ آ گیا سارکا کے بعد. تو کووڈ میں تو یہ بتائیے گا انٹرنیشنل جو آپ نے بات کی, وہ کانفرنس میں بڑے لوگ آئے تھے, میں نے ان کے انٹرویو کیے مختلف ممالک سے, تو ان کا اگر آپ کمپیریزن کرتی ہیں تو کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ, تو وہاں پہ انستھیزیا ڈاکٹرز کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ ڈاکٹرز کو ریمینریشن یا ان کو فائنینشیل بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں بنسبت پاکستان؟ دیکھیں جی, فائنینشیل بینیفٹ ڈیفینیٹلی انستھیزیالوجسٹ کے زیادہ ہیں وہاں پہ تھوڑے سے ان کے بینیفٹ, لیکن کمی وہاں پہ بھی ہے. یہ آل اوور دا ورلڈ کمی ہے انستھیزیالوجسٹ کی. ایکچولی اس کے اندر سٹریس اتنا ہے نا
یہ ایک بہت سٹریسفل جاب ہے کہ جب تک مریض آپ بے ہوش رکھتے ہیں آپ خود بھی سٹریس میں رہتے ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا آپ کی ریلیف تبھی ہوتی ہے جب وہ واپس آتا ہے. پھر پین ریلیف کرنا آپ کے پاس بہت سخت، آپ ایک اس کو میں جیسے کہتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. آپ نے میڈیسن بھی دینی ہے، آپ میڈیسن کے بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اینستھیزیا کے بھی ڈاکٹر ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے جو ہے وہ بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر نالا اسد جو ہے وہ انستھیزیا اسپیشلسٹ پروفیسر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے جو ہے وہ تفصیلاً انستھیزیا کے حوالے سے جو پاکستان میں کمی ہے ڈاکٹرز کی اس کو کیسے پورا کرنا، اور بے شمار سوالات کیے ہیں کہ اس شعبے میں لوگ کیوں نہیں آ رہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جس طرح سٹریس کی آپ نے بات کی، تو یہ پھر سٹریس ختم کرنے کے لیے آپ اپنے جونیئرز کو پھر کس طرح آپ اس کو اس سٹریس سے دور رہتی ہیں؟ میری اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے نا جونیئرز کے ساتھ میں وہاں پہ سوال جواب، ہمارا سوال جواب کا آن ٹیبل سیشن جیسے انڈر کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارا تھوڑا سا کہ جی ہم مانیٹرنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی، تاکہ آپ مانیٹر کو بھی دیکھتے رہیں اور آپ بچوں کو سوال جواب کرتے ہیں اور بچہ سیکھتا بھی چلتا ہے، سیکھتا جاتا ہے کہ یہ میں نے سوال کیا، اچھا بھائی یہ اس کا ہارٹ ریٹ بڑھا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے. اس کو نہیں آپ نے دیکھتے رہنا ہے، آپ کے کان میں آواز آنی چاہیے. تو جب آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کا تھوڑا سا ڈائیورژن ہو جاتی ہے، سٹریس کی ڈائیورژن ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ جو ہے وہ جب آپ اس کو بے ہوش کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری جب تک وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آتا تب تک آپ وہاں پر اس پیشنٹ کے پاس آپ کا جو انستھیزیا ڈاکٹر ہے وہ رہتا ہے؟ ہمارا اینستھیزیا ڈاکٹر تب تک رہتا ہے جب تک وہ شفٹ نہیں ہو جاتا. ہم اس کو وہاں سے ICU میں تب تک آپ کے انڈر وہ ہم تھیٹر میں پیشنٹ ہو گیا، تھیٹر سے ریکوری میں آئے گا، ریکوری میں سے جب ہم نے ریکوری میں دیکھنا ہے، ریکوری سے جب تک وہ وارڈ میں جا کے اس کو چھوڑ کے آتا ہے پیشنٹ کو کہ پیشنٹ دیکھیں پیشنٹ میں بھی راستے میں وہ کچھ اس کو نہ ہو جائے. ہم نے ٹریول ٹائم دیکھنا ہے نا، وارڈ تو بالکل ساتھ ساتھ تو نہیں ہے. تو ہم پورا جب وارڈ میں اس کو چھوڑ کے وہ پورا جاگ رہا ہوتا ہے، بالکل بات کر رہا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اب ایسے نہیں چھوڑتے کہ بالکل بھی ہوش ہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کا کام ہے کہ ایک پیشنٹ کو بے ہوش کرنا، انستھیزیا دینا، پھر آپ نے ICU میں بھی اس کو رکھنا دیکھنا، پھر پین ریلیف بھی آپ کا کام ہے، تو یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ انستھیزیا ڈاکٹرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف تھیٹر سے باہر انستھیزیا ہمارے وہ بھی ہیں. اب کیونکہ جیسے جیسے ایجادات ہو رہی ہیں، انٹرونشنل ریڈیولوجی ہے، MRI کرنا ہے. بچوں میں چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، ان کو بے ہوش کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم اپنا وہاں پہ جا کے سیٹ اپ ہوتا ہے پورا، وہاں پہ دیتے ہیں. اینڈوسکوپیز ہیں، گیسٹروسکوپیز کرنی ہے، وہاں پہ ہماری ضرورت ہے، سلانا پڑتا ہے پیشنٹ. پورا نہیں سلاتے اس کو، ہم تھوڑا سا جیسے نیند کا ریجنل انستھیزیا ہوگا، ریجنل اس کو ہم سیڈیشن اینستھیزیا کہتے ہیں، اس کو کانشیس سیڈیشن کہہ سکتے ہیں. اس کا ایک اور نام ہے. یہ میں اوپر جا رہی ہوں، لیول بڑھتے جاتے ہیں نا. کانشیس سیڈیشن جیسے ہم پیشنٹ کو میں بھی آپ کے نالج سے سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ مینٹل ہاسپٹل میں سروسز کے مینٹل ہاسپٹل میں کیا ہے، وہاں پہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سیریس ان کو شاکس دینے ہوتے ہیں، تو شاک دینے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پہ ہم بے ہوش کرتے ہیں ان کو، تاکہ وہ پیشنٹ اپنے آپ کو انجر نہ زخمی نہ کر لے. کیونکہ جب شاک دیتا ہے نا تو ایک دم سے وہ جرک لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انجر نہ کر لے. تو وہاں پہ بھی ہم جا کے اینستھیزیا دیتے ہیں. تو اب تو ہمارا بہت اچھا. اس کے بعد کرونک پین، اکیوٹ پین، کرونک پین مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جیسے غدود ہے نا، پیٹ کے غدود کی بیماری ہوتی ہے تو بہت درد ہوتی ہے پیٹ میں. اس میں ہم ایک بلاک لگاتے ہیں جس کو ہم سیلیک پلیکسس بلاک کہتے ہیں. وہ پیچھے ہم وہ شعاؤں کے ساتھ ہم دیکھ کے اس کے ساتھ لگاتے ہیں. تو وہ بھی ہمارا کام ہوتا ہے. کرونک پین میں پیشنٹس ہیں جیسے جوڑوں کے درد ہو گئے، اس طرح کے مریض آتے ہیں، ان کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں. سو یہ ہماری فیلڈ اب بہت آگے چل رہی ہے. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اب لوگوں کو
आगाही हो रही है कि एनेस्थीसिया वाला क्या क्या कर सकता है। डॉक्टर साहब, पेरीफ्री में आपने जो है वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए खास तौर पर आपके जो पीजीआर उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके जरिए से जो आप समझती हैं कि ये जो आप सारा कुछ कर सकती हैं, तो ये कितना कारआमद होगा और क्या तरीक़ेकार है आपका? इसका यूट्यूब चैनल का मेरा मकसद ये था, मैंने जब मैं रिटायर हुई तो मैंने सोचा कि मैं अब अपने रिटायर होके पहले तो पीजीज फ्री होके क्या करना है, पहले पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ मेरा तो हमारे सर्विसेज में हर रोज एक लेक्चर होता है, डिप्लोमा वालों के लिए, एमसीपीएस वालों के लिए, एफसीपीएस और एमएस वालों के लिए। तो उसको मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं तो जाके वहां नहीं इस तरह कर सकती, तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना यूट्यूब चैनल पे इनकी टीचिंग और ट्रेनिंग करूं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पेरिफेरी के डॉक्टर्स भी उससे मुस्तफीद होंगे और अल्टीमेट फायदा उसमें पेशेंट केयर बेहतर हो जाएगी, मरीज को बेहतर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसको सारा टॉपिक पता है, इसको पेशेंट इस तरह का आया, उसको मैनेज कैसे करना है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कैसे करनी है, उसको एनेस्थेटाइज कैसे करना है, उसके बाद उसको जगाना कैसे है, और जगाने के बाद क्या इंपॉर्टेंट उस चीज के लिए है, उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और फिर उसके हम एमसीक्यूज भी एक आध देंगे कि वो अपना इम्तिहान भी पास करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट एक आध एमसीक्यू। इसी तरह पेरिफेरी में डॉक्टर काम कर रहे हैं, अब उनके पास इतनी वैरायटी आती है कि कई दफा उन्हें नहीं पता इस चीजों का कि कैसे, यही चीज उनके काम आएगी वो अगर उन्होंने वो एक लेक्चर मेरा सुन लिया, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। क्वेश्चन करना हो, क्वेरी करनी हो, तो फिर उसका क्या? जी हाँ, उसके लिए हमने फेसबुक पेज रखा हुआ है, उस पर वो क्वेश्चन थ्रो कर दें, मेरी ईमेल है, दे कैन ईमेल इट टू मी, मुझे ईमेल कर दें, मैं उसका जवाब, दे कैन इवन कॉल मी, मैं तो जी हर वक्त हाजिर हूँ कि वो मुझे इवन अगर उनको कहीं मुश्किल पेश आ रही है मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैडम ये कर सकते हैं हम, तो वो उस जो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो हम उसमें कमी ला सकते हैं। इस तरीके से अगर वो पढ़ेंगे, इन मरीज की जान ज्यादा बचेगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होगी एनेस्थीसिया की, उनको फायदा होगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस इतना है मेरा, मैं वो शेयर करूंगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर तो आप क्या समझती हैं कि इसके जरिए से आप अवेयरनेस देने में कामयाब हो जाएंगे? इससे अवेयरनेस भी, लोगों को आगाही भी देंगे ना, वो इससे भी पहले इस तरह का कोई मंसूबा मिला, शायद किसी ने इस तरह, किसी प्रोफेसर ने तो नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं मैंने देखा, कोई मेरे नजर से नहीं गुजरा, क्योंकि मैं रिसर्च करती रहती हूँ, मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि यूएचएस के साथ भी मैं इन्वॉल्व हूँ एज कन्वीनर ऑफ एनेस्थीसिया और एडवाइजर साइनोप्सिस कमेटी। तो डॉक्टर साहब, क्या आप, चूंकि आपका बड़ा तजर्बा है और आप एक माशाल्लाह रिटायर्ड प्रोफेसर, एनेस्थीसिया के हवाले से बड़ी खदमात दी हैं आपने, और अब आप नए आने वाले लोगों को क्या कहना चाहती हैं, वो इस शोबे में उनको क्या फायदा होगा, आप अपना तजर्बात उनके साथ शेयर करें? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि वो इस शोबे में अब बहुत से ऑप्शंस ओपन है, सीढ़ियां चढ़ने के बहुत ऑप्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, इसलिए कि आप, जैसे आपने कहा कि सीटें खाली रहती हैं, तो उनको सीटें सीढ़ी चढ़ने के लिए जल्दी मिल जाएंगी और वो बहुत जल्दी अच्छी, और इसमें पेन क्लिनिक है जैसे मैंने बताए हैं, और इतनी चीजें हैं जिसमें वो प्राइवेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, बिल्कुल, तो उनको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। बहुत सारे, जिस तरह मेडिसिन में इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ गए, अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 2 सीटें होती हैं और उसमें पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन नहीं होती, तो इसमें क्या समिति आपकी कितने फीसद चांसेस हैं कि लोग इसमें आए और पीपीएससी के जरिए उनको सीटें खाली मिलेंगी और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या रजिस्ट्रार या एसोसिएट लग जाए? देखिए जी, पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी पिछले दिनों सीटें आई थी सीनियर रजिस्ट्रार की, सीटें खाली गई थी, बंदे कम थे, तो इसमें तो फिर खाली ही रहेंगी, तो इसलिए इस शोबे में उनको मौके मिलेंगे, कम से कम वो जल्दी बन जाएंगे, उनको मौके मिलते रहेंगे, ये मैं लिखने को तैयार हूँ कि उनको जरूर, बेशक ज्यादा हो रही हैं लेकिन सीटें अभी भी खाली हैं, क्योंकि इतना हमारा इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं हमारे, उनमें अभी ये देखें ना, रेडियोलॉजी टावर हमारा सर्विसेज का बन रहा है, अब उसके लिए हमें अलग चाहिए सीटें। बिल्कुल,
تو یہ تو خالی حکومت سرچ کر رہی ہے لیکن ان کو انستھیزیا ڈاکٹرز نہیں یہ جب نکلیں گے بچے ان کے لیے بہت زیادہ Opportunities اپرچونٹیز بہت ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، اور اب میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو ملے گی، جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے بھی اویئرنیس ملے گی. ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ کم سے کم اس اسپیشلائزیشن کے جو لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں ان کو ہم کچھ بتائیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ کس طرح جو ہے اس شعبے میں آنا ہے اور اس میں فائدے کیا ہیں. اس میں اب جدت اختیار کر چکا ہے یہ خاص طور پر انستھیزیا کے جو وہ شعبہ بھی. ناظرین آج اس پروگرام میں ہم نے تقریباً جو ہے وہ پاکستان میں جو شدید کمی ہے انستھیزیا ڈاکٹرز کی، بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کمی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، تو ان کو اس شعبے میں آنے کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے تجربات شیئر کیے ہمارے ساتھ اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پر انستھیزیا کے ڈاکٹرز ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کمی بھی پوری ہوگی، ہمارے ڈاکٹرز نئے پیدا ہوں گے. اور ایک بڑی اہم ٹاپک یہی تھا، ایک بات تھی کہ جو جس طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں میڈیسن میں اور بہت ساری جو شعبے ہیں اس میں سیٹیں کم ہوتی ہیں، امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جو وہ سلیکشن نہیں ہوتی. لیکن انستھیزیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ سیٹیں خالی رہ گئی، لوگ نہیں تھے. تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.